नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में कृषि और कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत मानचित्रक पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन के बाद अब 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कृषि को आधुनिक, लाभकारी और युवाओं के लिए आकर्षक बनाना है। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के 5 दिवसीय दौरे की शुरुआत रुद्रपुर से हुई है। उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुमारी शैलजा हरियाणा में प्रभारी रहते हुए पार्टी को मजबूत नहीं कर पाई और अब उत्तराखंड में भी उनका दौरा कांग्रेस संगठन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस बयान के बाद राज्य में सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। जो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है उसका नाश मार के जाएंगे, क्योंकि वो तो कांग्रेस को निपटाने में लगी हुई है। आपने हरियाणा में देखा क्या हाल किया था उन्होंने। जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो हरियाणा में पूरा चुनाव भर उनको मनाने में ही कांग्रेस रह गई, हरियाणा हाथ से निकल गया। अब वो यहाँ आई है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ भाजपा को देके जाएंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इन दिनों अपने संगठनात्मक दौरे पर हैं। वे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि कुमारी शैलजा के दौरे से संगठन और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। बैठक में तय किया गया कि वार्ड स्तर तक रणनीति बनाकर सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी उत्तराखंड के 5 दिवसीय दौरों पे हैं। वो पहले चरण में हमारे कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर साइड पे और उसके बाद हरिद्वार में, कोटद्वार में, देहरादून में और मसूरी में कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। एक काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से 2027 में राज्य के अंदर चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता हैं उनको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले पूरे 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बता सकें। देहरादून में सुरक्षित चारधाम यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। राज्य में चारधाम यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने और तैयारियों की समीक्षा के उद्देश्य से यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह अभ्यास राज्य के 7 जिलों में एक साथ किया गया, जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजे राज्य आपातकालीन केंद्र से हुई। इस दौरान आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली, राहत बचाव कार्यों और समन्वय व्यवस्था की जांच की गई। कार्यक्रम में मंत्री मदन कौशिक स्वयं मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। मॉक ड्रिल का उद्देश्य चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना और उन्हें और अधिक प्रभावी बनाना रहा। कोटद्वार में आयोजित कांग्रेस महासम्मेलन में पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। इस मौके पर कुमारी शैलजा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। सम्मेलन में आगामी चुनावों को लेकर संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई और कांग्रेस की गतिविधियों को तेज करने पर जोर दिया गया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनता से जुड़ाव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
रामनगर में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का धरना लगातार जारी है। लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के बाहर चल रहे इस आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में डिप्लोमा इंजीनियर मौजूद रहे। धरने के बीच रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट स्वयं मौके पर पहुंचे और इंजीनियरों की समस्याएं सुनी। इस दौरान महासंघ ने विधायक को 27 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए अपनी कार्रवाई करने की मांग की है। पदाधिकारियों ने सरकार और अधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और फाइलों को लंबित रखा जा रहा है। इनका जो आंदोलन है ये कई महीने से चल रहा है। इनकी भी वार्ता शासन प्रशासन से हो रही है, इनका जो महासंघ के माध्यम से, और जो इनकी मांगे हैं जो अधिकांश तो उसमें ऐसी हैं कि जो विसंगतियां हैं उनको ठीक करने की इनकी बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इसमें इन जो विसंगतियां इनको दूर करेंगे। तो आज इन लोगों ने मुझे अपने ज्ञापन देने के लिए यहाँ बुलाया था। तो उनके जो मैंने भी देखे कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो होनी चाहिए, सरकार चाहती है, लेकिन शासन में बैठे हुए अधिकारी जो लोग हैं अब उनकी भी मजबूरियाँ हो सकती हैं। अब वो तभी पता चल पाएगा कि क्या कारण है जो नहीं हो पाए। तो इनका कहना कहा है कि अगर पहले था तो अब उसी को दोबारा से किया जाए। वो बात भी उनकी ठीक है, जब पहले तय है कोई चीज़ तो ऐसे कई विसंगतियां हैं, उनको ठीक करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। और हम लोग भी, विधायक लोग भी, क्योंकि हमारी नैनीताल और उधम सिंह नगर के विधायकों की समीक्षा बैठक 10 तारीख को है, तो हम उसमें इस बात को सभी विधायक लोग मिलकर इनकी बातों को वहाँ रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से इसमें चर्चा करेंगे। हरिद्वार में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने भगवानपुर क्षेत्र के नियमों की अनदेखी कर बनाए जा रहे एक विशाल रिजॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि निर्माण में स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन किया गया और सरकारी भूमि पर कब्जे की कोशिश भी की गई है। जांच के दौरान पाया गया कि HRDA की टीम को मौके पर कई अनियमितताएं मिली, जिसके बाद धारा 27(1) के तहत नोटिस जारी किया गया है। साथ ही निरीक्षण में निर्माण स्थल पर स्वीकृत नक्शा उपलब्ध नहीं मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने भी सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप लगाए हैं। मामले को गंभीर मानते हुए SDM भगवानपुर DS नेगी ने कहा कि शिकायतों की जांच जारी है और पुष्टि के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं आया था। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि ग्राम सभा जमीन उसमें इंक्लूड है, तो मैं अपनी टीम गठित करके वो जमीन को नपवा लेते हैं और ग्राम समाज की जमीन होगी तो उसे हटा दिया जाएगा उनको उसमें से। बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी, अगर ऐसा कुछ है तो कार्रवाई भी की जाएगी। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी बरसात और ओलावृष्टि से ग्रामीण इलाकों में मटर, आलू और मौसमी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। काश्तकारों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा गया है और कई किसान अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जिलाधिकारी नैनीताल ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए मुख्य कृषि अधिकारी और मुख्य उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने प्रभावित काश्तकारों को उचित राहत और सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन की टीम खेतों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और फसल क्षति की भरपाई और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। वृष्टि से जो हमारे आलू और जो हमारे बागवान हैं उन लोगों की फ्लावरिंग का सीज़न है, तो उसके नुकसान की खबरें आ रही हैं। तो मुख्य कृषि अधिकारी और मुख्य उद्यान अधिकारी को उन प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे करने के लिए और जो अनुमन्य राहत सहायता है वो उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। ओले गिरे तो ये हाल कर दिया सब मटर का, तो इसमें क्या भाव जाएगा, क्या ये हमें कोई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या होगा, कैसा होगा इस बार फसल का। सब दागी बना दी ये मटर, पूरी फसल बेकार हो गई। आलू, पुलम, सेव, नाशपाती, मटर, आलू, ये सभी कुछ सब बर्बाद हो गया। पूरे क्षेत्र में जो काश्तकार है, इससे लगभग करीब 20% लोग ऐसे हैं कि जो इसका इंश्योरेंस करा के रखते हैं, तो उनको तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो बाकी हमारे 80% लोग रहते हैं वो तो बेचारों का वैसे ही नुकसान हो गया एकदम। लगभग 80% से ऊपर होगी। फल तो सारे गए। अब आलू का क्या है कि थोड़ा
उसके जो पत्ते हैं उसमें नुकसान हो रहा है, अब नीचे का तो अभी बता नहीं सकते हैं, और लगभग मटर भी 80% बर्बाद। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी के इंस्पिरेशन स्कूल के प्रबंधन दीपक बलूटिया ने प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय ने किसी भी अभिभावक पर किताबें किसी विशेष विक्रेता से खरीदने का दबाव नहीं डाला है। पुस्तकों की सूची उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार तैयार कर सत्र शुरू होने से पहले वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। बलूटिया ने उत्तराखंड में पुस्तकों के अधिक मूल्य पर सवाल उठाया, बताते हुए कि दिल्ली में 65 रुपये की किताब उत्तराखंड में महंगे दाम पर बिक रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है। उन्होंने SCERT द्वारा केवल सरकारी स्कूलों और 25% आरक्षित छात्रों के लिए किताबों की आपूर्ति की अनुमति को भी रेखांकित किया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि फीस एक्ट लागू किया जाए और पूरे मामले की पारदर्शी जांच हो। प्रशासन के ऊपर भी किसी का दबाव है, और वो दबाव किसका है मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। किसको लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड में जो किताब छप रही है वो ये है, इसका पेज बदला हुआ है, सेम क्लास की है, उसी क्लास की जो है पुस्तक, इसका कवर पेज अलग है, ये दिल्ली की छपी हुई है। इसका मूल्य 65 रुपये है और इसका मूल्य 118 रुपये है। अच्छा, दूसरी चीज, कवर पेज चेंज कर दिया। कवर पेज में बेनियन ट्री है, बेनियन ट्री बोले तो बरगद का पेड़, और अंदर लिखा है आवरण बनियन ट्री लिखा है, और चित्रांकन एवं लेआउट दिया है गोयल जी का। अब नकल तो कर दी, लेकिन यहाँ भूल गए कि यहाँ बनियन ट्री गायब हो गया है, वहाँ अंदर भी गोयल जी का भी नाम है और बनियन ट्री लिखे हुए है। अच्छा, ये सब आनंद फानंद में हो रहा है, ये सब जो दबाव बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि कोर्ट साफ कहता है, NCERT साफ कहती है मल्टीपल बुक्स के लिए। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि NCERT की जो जितनी किताबें अवेलेबल है हमने सब लगाई है। उसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स में NCERT की पुस्तक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि समय के हिसाब से आज नए नए विषय इंट्रोड्यूस हो रहे हैं समय के हिसाब से, तो उसमें NCERT की किताबें नहीं है, तो वो बुक्स हम अगर लगा रहे हैं तो बच्चों के आगे विकास के लिए लगा रहे हैं। ये बच्चा कोई उत्तराखंड में ही नहीं रहेगा, ये बच्चा देश भी जाएगा, विदेश भी जाएगा, हमें उसके हिसाब से तैयार करना है। हरिद्वार में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों और ढाबों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ऑपरेशन प्रहार के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना सिडकुल पुलिस ने थाना अध्यक्ष अजय सहाय के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन कर व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों, शराब की दुकानों और सड़क किनारे खुले में शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में यह भी सामने आया कि फैक्ट्रियों की छुट्टी के समय महिलाओं पर नशे में कुछ लोग द्वारा अभद्र टिप्पणियां भी की जा रही थी, जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने या हुड़दंग करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर के श्यामा गांव में शराब की दुकान को बंद करने को लेकर विवाद गहराता हुआ जा रहा है। गांव दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। जिला पंचायत सदस्य और कई ग्रामीण शराब की दुकान हटाने की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि शराब की दुकान से गांव का माहौल खराब हो रहा है और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं। दूसरी ओर कुछ ग्रामीण इस मांग के विरोध में खड़े हैं। उनका कहना है कि दुकान हटाने से लोगों को शराब लेने दूर जाना पड़ेगा, जिससे अवैध शराब का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि शराब की दुकान से स्थानीय रोजगार बढ़ता है और राजस्व में भी योगदान मिलता है। विवाद अभी भी जारी है और गांव में मतभेद स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, नहीं हटेगी। उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भयमुक्त और अपराध मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए SSP अजय गणपति के निर्देशन में एक असलाह गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।
एसओजी और सितारगंज पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट वाली सफेद स्विफ्ट कार से 2 असला तस्करों को पकड़ा है। अभियुक्त हरेंद्र सिंह उर्फ हनी और निखिल वर्मा उर्फ रानू के कब्जे से 5 असला, 222 जिंदा कारतूस और 129 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे हथियार अंतर्राज्यीय स्तर पर सप्लाई कर रहे थे और पुलिस के डर से इन्हें जंगल में छुपाने जा रहे थे। बैंक लेन देन जांच में अधिकांश ट्रांजैक्शन जम्मू निवासी इरफान मीर उर्फ रेहान मीर से जुड़े हुए पाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपराध मुक्त समाज के निर्माण के दृष्टिगत जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कल ऑपरेशन प्रहार के दृष्टिगत हमारे कोतवाली सितारगंज थाने की टीम और एसओजी की टीम कल 8 अप्रैल को सिडकुल फेज 2 क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इस चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद बिना नंबर की स्विफ्ट कार जो है वो वहाँ से पास हो रही थी। उसके चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुकी नहीं, तो संदिग्धता प्रतीत होने पर उस कार को रुकवाया गया और उसमें से जो 2 व्यक्ति सवार थे, एक चालक और उसके एक साथी, उनको पकड़ा गया। तो उनके पास से भारी मात्रा में असला और कारतूस बरामद हुआ है, जिसमें 5 इलीगल वेपन्स है, 5 तमंचे हैं और 222 जिंदा कारतूस और 129 खोखा कारतूस पाए गए, जो भारी मात्रा इनके पास से पाई गई है। इसमें पूछताछ करने पर यह पाया गया है कि इनके द्वारा पूर्व में भी बहुत से लोगों को आर्म्स का सप्लाई किया गया है और इनके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स में ये पाया गया कि जम्मू का एक लड़का जिसका नाम इरफान मीर है उर्फ रेहान मीर, इसको भी इनके द्वारा पूर्व में 2021 में आर्म्स सप्लाई किया गया है। ये लड़का जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर होने की संभावना है अल बद्र नामक एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। देहरादून के प्रेमनगर मारपीट केस में मुख्य आरोपी समेत 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी 25-25 हजार रुपये के इनामी थे और पश्चिम बंगाल से पकड़े गए हैं। मामला तब गंभीर हो गया था जब मारपीट में एक छात्र की मौत हो गई थी और आरोपी फरार चल रहे थे। इससे पहले 4 अन्य आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अलग अलग राज्यों में दबिश देकर यह बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाए जा रहे हैं। सितारगंज के अमरिया रोड मालपुरी के पास एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें रेहड़ी पर सवार 4 लोगों को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और 108 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर में रेफर कर दिया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह का निरीक्षण कर से मिलकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। परिजनों ने ओवर स्पीड दंपतियों पर आरोप लगाते हुए जल्द वाहन को पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने तीनों शव अपने कब्जे में ले लिए हैं और जांच जारी है। करता है विभाग संघ अध्यक्ष कौसानी इंटर कॉलेज। तो हम यहाँ पर क्या था कि 35 साल 35 साल पहले एक नेपाली मजदूर ने इसी सामने पेड़ पे जो है सुसाइड कर ली थी। हम छोटे थे, हमने वो अपनी आंखों से देखा भी था वो माहौल। तो उसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ ऐसा होगा। तो धीरे धीरे देखो हमारे उत्तराखंड में ऐसा आएगा प्रकोप कि यहाँ बलि प्रथा चल जाएगी, मुर्गियाँ कटेंगी, दारू आएगी। ये गंदी गंदी चीज़ें यहाँ पर पूरा इलाका इन्होंने गंदा कर रखा है। स्कूल के अंदर वैसी हालत है, उसके गेट बंद हो जाता है तो बाहर की दुर्दशा इन्होंने बहुत बुरा कर रखा। तो हमें एक दुख हुआ, तो हमने अभिभावक संघ की एक बैठक रखी, जिसमें हमने प्रथम हमारा प्रयास यही था कि पहले बलि प्रथा को रोकी जाए। तो हमने उसमें क्या करा कि 100 रुपये हम लोगों ने जमा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।